Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students we will read the 5th chapter of our history book and the name of the chapter is When People Rebel 1857 and After. तो बेटे इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे किस तरह से जो जनता थी, जो लोग थे, उन्होंने बगावत की और 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उससे पहले और उसके बाद में. सो लेट अस स्टार्ट. पॉलिसीज एंड द पीपल. In the previous chapters, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. Kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers were all affected in different ways. तो बेटे हमने पिछले जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें रीड किया था कि किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से कितने लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे और समाज के हर कस्बे के लोग, हर तबके के लोग उस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए थे. इसमें चाहे हम किंग्स के बारे में बोले, क्वींस के बारे में, पीजेंट्स के बारे में, ज़मींदारों के बारे में, ट्राइबल पीपल के बारे में या सोल्जर्स के बारे में, सभी लोग अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट हुए थे. सो यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल रेजिस्ट पॉलिसीज़ एंड एक्शंस दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स. तो बेटे हमने अपने पिछले चैप्टर्स में ये भी रीड किया है कि किस तरह से जो अंग्रेज़ी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ थी या उनकी जो कार्रवाई थी जो जनता के हित में नहीं थी, मतलब जनता के फेवर में नहीं थी, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी. ऐसी पॉलिसीज़ का लोगों ने किस तरह से विरोध किया ये भी हमने रीड किया. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नवाब्स लूज देयर पावर. किस तरह से जो नवाब थे उनकी पावर छीन ली गई थी. Since the mid 18th century, नवाब्स एंड राजास had seen their power erode. तो बेटे 18th सेंचुरी के मिडल में जितने भी राजा और नवाब थे उनकी ताकतें धीरे धीरे छीनी जा रही थी. They had gradually lost their authority and honor. तो बेटे जितना भी उनका अधिकार था अलग अलग एरियाज़ पे और जो लोग उनका सम्मान करते थे, उनको जो रिस्पेक्ट देते थे, वो दोनों ही धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी. Residents had been stationed in many courts, the freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded and their revenues and territories taken away by stages. तो बेटे अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जो कोर्ट थे, दरबार जो थे, जितने भी शासक थे उनके दरबारों में रेजिडेंट को तैनात कर दिया था. ये रेजिडेंट वो ऑफिशियल्स थे बेटे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से सभी दरबारों में नियुक्त कर दिए गए थे. तो वहाँ पर जितने भी रूलर्स थे उनकी फ्रीडम ख़त्म हो गई थी. वो कोई भी काम अपने अकॉर्डिंग सीक्रेटली नहीं कर पा रहे थे और उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनको भी भंग कर दिया गया था. जितने भी रूलर्स थे उनकी आर्म्ड फोर्सेस जो सेनाएं थी उनको भी भंग कर दिया गया था और उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और वो अगर टाइम से नहीं दिया जाता तो उनकी टेरिटरीज़ पर कब्ज़ा कर लिया जाता था. तो इस तरह से बेटे उस टाइम पे जो भी नवाब थे उनकी पावर को छीन लिया जा रहा था. सो मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राइड टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. तो इन सभी कामों के बावजूद बेटे ऐसे बहुत सारे स्थानीय शासक थे जिन्होंने अपने हित की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत करी कि चाहे वो कुछ भी समझौता वो करें जिससे कि वो टेरिटरी कब्ज़े में ना लें. फॉर एग्ज़ाम्पल रानी लक्ष्मीबाई of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir of the kingdom after the death of her husband. तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी बेटे झांसी की, वो ये चाहती थी कि उनका जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको उनके राज्य का उत्तराधिकारी मान लिया जाए. और यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल दिया गया है कि जो नाना साहिब थे वो कहाँ के अडॉप्टेड सन थे, वो पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए बेटे थे. तो इसीलिए बेटे उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट करी कि उनके फादर की पेंशन जो है वो उनकी मृत्यु के बाद नाना साहब को दे दी जाए. हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपेरियोरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न्ड डाउन दीज प्लीज. तो हालांकि बेटे जो पेशवा बाजीराव थे उनके गोद लिए हुए पुत्र जो थे नाना साहब, वो उन्होंने भी कंपनी से रिक्वेस्ट करी, लेकिन जो कंपनी थी बेटे वो अपने आप को इतना सुपीरियर मानने लगी थी, उनको अपनी मिलिट्री पावर्स पर इतना ज़्यादा विश्वास था, इतना ज़्यादा घमंड हो गया था कि उन्होंने इनकी दलीलों को नहीं माना, इनकी जो रिक्वेस्ट थी उनको नहीं माना.
सो नेक्स्ट इज़ अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी अनेक्स्ड। तो बेटे भारत में जितनी भी टेरिटरीज पर कब्ज़ा किया गया उनमें से सबसे लास्ट में अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्ज़ा किया था। तो 1801 में एक सब्सिडरी अलायंस अवध पर इम्पोज की गई थी। सब्सिडरी अलायंस बेटे हमने पहले चैप्टर्स में रीड किया है कि सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि जो राजा होते थे उनकी जो सेना होती थी उसकी रक्षा के लिए ब्रिटिशर्स अपनी फोर्सेस देते थे और उन सेनाओं के रहने सहने के, उनके खाने पीने का जो खर्च था वो रूलर को देना होता था। अगर वो खर्च नहीं दे पाते थे तो उनकी टेरिटरी को अपने कब्ज़े में ले लिया जाता था। तो इस तरह से बेटे सब्सिडरी अलायंस जो थी इसको सहायक संधि भी बोला गया। तो ये सहायक संधि अवध पर भी थोपी गई और 1856 में अवध पर कब्ज़ा कर लिया गया। तो गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्नड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस टाइम पे बेटे जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि जो रियासत थी, अवध रियासत जो थी उस पर शासन ठीक तरह से नहीं किया जा रहा था। तो इसीलिए उस शासन को पूरी तरह से अच्छे तरीके से करने के लिए अंग्रेज़ों को वहाँ पर अपना कब्ज़ा बनाना पड़ा। द कंपनी इवन बिगैन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। तो बेटे अब कंपनी ये भी प्लान करने लगी थी कि किस तरह से जो मुगल वंश हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म कर लिया जाए, मुगलों का जो शासन है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। तो फर्स्ट स्टेप जो ब्रिटिशर्स ने लिया वो क्या था बेटे, कंपनी के द्वारा जारी किए गए जो सिक्के थे उन पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। एंड इन फर्स्ट तो ये था इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट। तो दूसरा डिसीजन क्या लिया बेटे, 1849 में जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे उन्होंने ये ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर जो हैं ये मुग़ल एम्परर थे उस टाइम पे, तो इनकी मृत्यु के बाद बादशाह का जो परिवार है उनको लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ये भी उनका सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप था बेटे इन 1856 द गवर्नर जनरल कैनिंग decided that the Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king and after his death none of his descendants would be recognized as kings, they would just be called princes। तो बेटे थर्ड जो स्टेप लिया गया वो क्या था कि 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र जो हैं उनको आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे वो, और उनकी मृत्यु के बाद उनके जितने भी वंशज होंगे उनको बादशाह नहीं माना जाएगा बल्कि उनको सिर्फ राजकुमारों की मान्यता दी जाएगी। तो बेटे इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मुग़ल शासन को ख़त्म करने के लिए भी पूरा प्लान तैयार कर रखा था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक केम दैट द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज, मतलब जो किसान थे और सिपाही थे उस टाइम पे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैसे हुए। सो इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो बेटे कंट्री साइड का मीनिंग है जो ग्रामीण एरिया होता है या फिर विलेज एरिया होता है। तो गांव में जो किसान और ज़मींदार थे वो बेटे जो ये भारी भरकम जो टैक्स उनसे लिया जाता था या फिर जो लगान ये रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था सख्ती से, उन तौर तरीक़ों से वो परेशान थे। Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the lands they had tilled for generation। तो अब इनमें से ऐसे बहुत सारे किसान थे जो बेटे अपना जो कर्ज़ उन्होंने इनसे मनी लेंडर से या महाजन बोल सकते हम, इनसे जो कर्ज़ लिया था वो लौटा नहीं पा रहे थे। तो इसकी वजह से उनकी जो पीढ़ियों पुरानी जो ज़मीनें थी जिनको वो आज तक बोते चले आ रहे थे वो ज़मीनें उनके हाथ से निकल रही थी, वो उन ज़मीनों को खो रहे थे। तो ये कंडीशन थी बेटे पीजेंट्स की। अब हम रीड करते हैं कि उस टाइम पे सिपाही की क्या कंडीशन थी। द इंडियन सिपाहीज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट। तो उस टाइम पे बेटे कंपनी के तहत काम करने वाले जो भारतीय सिपाही थे वो भी असंतुष्ट थे। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। तो पहला रीज़न तो ये था बेटे कि जितने भी भारतीय सैनिक थे कहीं ना कहीं वो अपनी सैलरी की वजह से, जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं उनकी वजह से, और जो उनकी
सर्विसेज करने की जो कंडीशंस होती थी, मतलब सेवा शर्तें जो होती है, जिन शर्तों पे उनको काम करना होता था, वो उनकी वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की कंडीशंस कुछ और थी और भारतीयों के लिए वो कंडीशंस ज़्यादा हार्ड थी, और उनकी सैलरी भी ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग कम थी। सम ऑफ न्यू रूल्स मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीफ। बेटे दूसरा रीज़न क्या था कि उस टाइम पे कुछ ऐसे नियम भी बनाए गए जो उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। सो डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव्ड दैट इफ़ दे क्रॉस्ड द सी दे वुड लूज़ देयर रिलीजन एंड कास्ट। तो उस टाइम पे बेटे ये माना जाता था, लोगों में ऐसी धारणा थी, ऐसा अंधविश्वास था कि अगर वो समुद्र पार जाएंगे या समुद्र यात्रा करेंगे तो उससे उनका धर्म और उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order though they agreed to go by the land route। तो अब क्या हुआ बेटे, 1824 में जो सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने का आदेश मिला, तो ऐसे आदेश को जो हिंदू नहीं, जो इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने ये तो बोला कि हम ज़मीन के रास्ते से चले जाएंगे लेकिन हम सी के रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ये लगता था कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सो दे वर सीवियरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई इन 1856 द कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ। तो अब क्या हुआ बेटे, वो उन जो सरकार थी उन्होंने ये उनको हुक्म ना मानने की वजह से बहुत सख्त सज़ा दी, और इसीलिए ये जो मुद्दा था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था, तो कंपनी ने 1856 में एक नया कानून उनको बनाना पड़ा, और वो क्या था, विच स्टेटेड दैट एवरी न्यू पर्सन who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। तो बेटे 1856 में जो नया नियम बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, उसमें ये साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसको ज़रूरत पड़ने पे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसा नियम बनाने के बाद जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके लिए कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बची थी। सो सिपाहीज ऑल्सो रिएक्टेड टू वॉट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। तो जितने भी सिपाही थे बेटे वो गाँव के हालात से भी परेशान थे। Many of them were peasants and had families living in the villages. So the anger of the peasants quickly spread among the sepoys। तो अब बेटे ये जो सिपाही थे, इनके जो बहुत सारे ऐसे सिपाही थे जिनके परिवार गाँवों में भी थे और ख़ुद वो किसान भी थे, तो इस वजह से जो किसानों का गुस्सा था वो जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स। मतलब कि जो नए नए सुधार के काम किए गए बेटे उस टाइम पे, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी उस बारे में, जो नए नए काम उस टाइम पे किए जा रहे थे। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। तो बेटे जो ब्रिटिशर्स थे उनका हमेशा से ही ये मानना था कि जो भारतीय समाज है उसको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये मानते थे कि भारत के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं। Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows। तो उस टाइम पे बेटे कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिससे सती प्रथा को रोका गया। सती प्रथा क्या होता है बेटे, जिसमें अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को उसकी चिता पे बैठा दिया जाता है, मतलब उसको उसके साथ ही जला दिया जाता है। तो ये थी सती प्रथा। और रीमैरिज का मतलब क्या है बेटे, यहाँ पे जो बाद मतलब कुछ ऐसी लेडीज़ अगर सपोज़ वो सती नहीं हुई तो वो विधवा कहलाती थी, तो उनकी दोबारा से शादी नहीं की जाती थी, चाहे उनकी एज कितनी भी कम हो, लेकिन उनका दोबारा से शादी नहीं होती थी। तो एक तो ये काम किया ब्रिटिशर्स ने। दूसरा क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। मतलब कि अंग्रेज़ी भाषा को बहुत तेज़ी से, बहुत जमकर प्रोत्साहित किया गया था, मतलब बढ़ावा दिया गया था। सो आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। थर्ड वर्क जो किया था बेटे 1830 के बाद, कंपनी ने जितनी भी क्रिश्चियन मिशनरीज थी जिनमें क्रिश्चियनिटी जो ये क्रिश्चियन ईसाई धर्म होता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, तो ऐसी जो मिशनरीज थी उनको खुल के काम करने के लिए और यहाँ तक कि उनको ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट कंपनी ने दे दी थी। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन in 1850
अ न्यू लॉ वाज पास्ड टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। अब जो फोर्थ काम चेंज जो किया था, सुधार ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने 1850 में एक नया लॉ पास किया था जिससे कि लोगों की क्रिश्चियनिटी, उनका लोगों का जो धर्म था वो ईजिली ईसाई धर्म में चेंज हो सकता था, क्रिश्चियनिटी में चेंज हो सकता था। और वो रूल क्या था? दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। तो बेटे ये जो नया कानून बनाया गया था, इसमें ये प्रावधान था कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो जो उसके पुरखों की जो संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, उस पर उसका अधिकार पहले जैसा ही होगा। तो ये उस टाइम पे नया कानून बनाया गया था। तो इस कानून की वजह से बेटे मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो भारतीयों का ये मानना था कि बेटे जो ब्रिटिशर्स हैं, कहीं ना कहीं वो उनके धर्म को, उनके सामाजिक रीति रिवाज को और उनकी जो परंपरागत जीवन शैली थी उसको नष्ट कर रहे हैं। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। हालांकि बेटे कुछ लोग फेवर में थे, कुछ उसके अगेंस्ट में थे। तो कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जिनका ये मानना था कि जो हमारी मौजूदा सामाजिक व्यवस्था है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बेटे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो सती प्रथा है या विडो रीमैरिज के लॉ थे वो काफ़ी बेनिफिशियल थे इंडियंस के लिए। और जो बेटे उस टाइम पे रिफॉर्मर्स आए या जिन्होंने सुधार के काम किए, ये हम चैप्टर नंबर 7 में रीड करेंगे। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ थ्रू द आइज़ ऑफ द पीपल। जनता की नज़र में कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स वर्क कर रहे थे वो अच्छा था या नहीं था। सो ये समझने के लिए बेटे हमें सोर्स 1 और सोर्स 2 को रीड करना होगा। तो इसमें बेटे यहाँ मतलब ये द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स दी गई है यहाँ पे, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। तो इसमें बेटे उस टाइम पे जो लोग थे उनकी क्या क्या उनके व्यूज़ थे इस बारे में, तो वो यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे आपका जो सोर्स 1 है इसमें बताया गया है कि माझा प्रवास नाम का एक ये बुक लिखी गई थी उस टाइम पे, और ये लिखी गई थी विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा। वो एक ब्राह्मण थे जो कि महाराष्ट्र के एक गांव से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने ये बताया था कि विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में एक यज्ञ ऑर्गेनाइज कर रखा था, तो उसमें मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए निकले थे। तो रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दिया कि वो वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर चारों तरफ कोहराम मचने वाला था। जो अंग्रेज़ी सिपाही थे, मतलब जो हमारा रिवोल्ट है या फिर जो अंग्रेज़ी सिपाही थे, वो कहीं ना कहीं हमला करने वाले थे। तो इस तरह की उस टाइम पे सिचुएशंस हो गई थी। नेक्स्ट बेटे यहाँ पे जो सेकंड सोर्स दिखाया है इसमें बता रखा है कि ये जो सूबेदार थे उस टाइम पे, सूबेदार सीताराम पांडे, तो उन्होंने एक ये बुक लिखी थी 1812 में, जो कि बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती थे और इन्होंने 48 साल तक नौकरी की। तो इन्होंने बेटे अवधी भाषा में, जो ये सूबेदार थे, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद अवधी भाषा में 1861 में एक बुक लिखी थी जिसको बाद में नॉर्गेट नाम के जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो इसमें क्या आया है, फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार, ये उनकी बुक का नाम था। तो इसमें उन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं उनका ये मानना था कि उस टाइम पे अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ कुछ साजिशें रची जा रही थी और जो अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के जो सेना थी वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी सल्तनत को हटाना चाहते थे। तो इस तरह से बेटे अलग अलग व्यूज़ इसमें दिखाए गए हैं, कुछ लोग फेवर में थे और कुछ इसके अगेंस्ट थे। तो ऐसे ही आपका ये जो थर्ड पेज पे दिखा रखा है ये सोर्स 2 के बारे में ही। तो इसमें भी जो आपके ये सीताराम पांडे जो थे उनके जो रिपोर्ट्स वो लिख रहे थे, अलग अलग जो सरकमस्टांसेस वो बता रहे थे उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। और लास्ट में बता रखा है कि जो कर्नल साहब थे उनका ये मानना था कि ये जो बेचैनी उनको साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी वो अपने आप ख़त्म हो जानी थी। मतलब कि जो सीताराम पांडे उन्होंने पूरा प्रोसेस, मतलब किस तरह से अंग्रेज़ों के ऊपर
गलत इल्ज़ाम लगाए गए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स थे वो ठीक थे और विद्रोही गलत थे। तो ये बेटे अलग अलग तरीके से लोगों के रिस्पॉन्स थे उस टाइम पे। So I hope you all have understood. So bete we will continue the next topic in our next video. Till then take care and have a nice day.